मित्रों नमस्ते। हार्बर प्रेस इंटरनेशनल में आपका स्वागत है और आपसे मिलकर प्रसन्नता यूँ होती है कि बहुत सारे साथियों के लिखित प्रश्न आते हैं हमारे व्हाट्सएप पर या टेलीफोन से बातचीत हो जाती है। कुछ शंका समाधान हो जाते हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं, तो एक अच्छा लगता है इस तरह का वातावरण। हमने अभी तक कारकों पर विचार किया, संबंध कारक को छोड़कर। आज हम संधि के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ लोगों का कहना यह है कि व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम हैं, उनको याद करना पड़ता है। तो बात ऐसी है नहीं। अगर आसानी की बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि स्वर संधि से भी ज़्यादा आसान व्यंजन संधि है। उसका मैं सूत्र बताऊंगा और आप सहज रूप से उसे अप्लाई करेंगे। जब उसका प्रयोग करेंगे तो व्यंजन संधि के कई नियम अपने आप में शामिल हो जाएंगे। स्वरदर्शी संधि क्या है? पहला शब्द है सम, दूसरा है धा और तीसरा ईकारांत जो भी प्रत्यय लगा है ई वाला। कुल मिलाकर के सम माने अच्छी तरह से धा धारण करना, अच्छी तरह से पकड़ना, एक दूसरे में समा जाना, ये संधि का आधार है। और शब्दों के स्तर पर संधि दो राजाओं में होती है, आपस में वैमनस्य होता है, चाहे कोई धन देकर या शादी करके या रिश्तेदारी निभा करके वो आपस में संधि करते हैं। दूसरा हमारे शरीर की जो गांठें हैं, जोड़, उनको भी संधि कहते हैं। जो अच्छा वैद्य है आयुर्वेद का, वो कहता है संधिवात हो गया है आपको, यानी जोड़ों का दर्द जिसे हम गठिया भी कहते हैं, वो हो गया है। और एक संधि जो हम व्याकरण में पढ़ते हैं, वर्णों की आपस में मेल को संधि कहते हैं। यानी कुल मिलाकर यदि हम आयुर्वेद की बात को छोड़ दें तो संधि का सीधा सीधा सा अर्थ मिलन है, आपस में मिलन। ये संधि हमारी उच्चारण से ताल्लुक़ रखती है। लेखन से शायद समास रहा हो, लेकिन उच्चारण से इसका सीधा सीधा सा संबंध रहा है। बोलने में आप ये देखिए, जगत ईश जगत ईश जगत ईश नहीं कर पाएंगे, अचानक सहज रूप से वो जगदीश हो जाएगा। हम विद्यालय विद्यालय ना करके अचानक सहज रूप से विद्यालय बन जाएगा। जब मैं कहता हूँ सूर्य उदय, सूर्य, सहज रूप से सूर्य, यानी उच्चारण की सुगमता के लिए इस तरह के परिवर्तन वर्णों में हुए हैं। समास जहाँ शब्दों का मेल है, संधि वर्णों का मेल है, आपस में दो वर्ण मिलते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि हमारे यहाँ स्वर हैं, व्यंजन हैं और अयोगवाह है, अंग अह। उस अह को हम विसर्ग मान के चलते हैं। तो संधि तीन तरह की है। एक स्वर संधि है, दूसरी व्यंजन संधि है और तीसरी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के बारे में भी वही नियम लागू होगा जो मैं व्यंजन संधि की बात कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि हिंदी विसर्गांत भाषा नहीं है, विसर्ग अंत में नहीं है, इसीलिए प्राय उनसे बने शब्दों को हम ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेते हैं, उसमें संधि की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब हम स्वर संधि की बात करते हैं तो स्वर संधि में आप ये देखेंगे कुछ वर्ण तो ये हैं अ, ई, उ, री, ये इन्हीं के आ, ई, उ और संस्कृत में था ये री। हिंदी में शायद उतना प्रचलित नहीं है और इक्का दुक्का कोई उदाहरण है जो मिलता है। इनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, ह र स व, ह्रस्व।
इनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ। फिर आ ई ई ऊ री, फिर ए और ए, ओ और ओ। अंग ए को मैं छोड़ रहा हूँ। ये हमारे पास स्वरों की व्यवस्था है। ये गुण है व्याकरण में, इनको गुण माना है और इनको वृद्धि माना है, वृद्धि। और हम अब ये जो दोनों हैं, इनको हमने ह्रस्व स्वर कहा, इनको दीर्घ स्वर कहा। तो ये जो दोनों हैं इनको कहते हैं संध्यक्षर, संधि से बने हैं। संधि होकर के जब अ और ई मिल जाते हैं तो ए हो जाता है, ऊ मिल जाते हैं तो ओ हो जाता है, उसे अ और ए मिलते हैं तो ऐ हो जाता है, और ओ मिलता है तो औ हो जाता है। इनको संध्यक्षर कहते हैं। कई बार परीक्षा में पूछते हैं कि इन चार में से मान लिया एक दिया आ, फिर दिया ऊ, फिर अ और एक दे दिया ए, और ये पूछ लिया इनमें से संध्यक्षर कौन सा है। तो इसीलिए मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि ह्रस्व स्वर ये है, दीर्घ स्वर ये है, गुण ये है और वृद्धि के ये स्वर हैं। इन्हीं में संधि होती है। उसके लिए हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर एक बात, इसको जानने से पहले स्वर संधि को पढ़ने में आगे और भी है, यानी संधि है। लेकिन ये जब सारे स्वर समाप्त हो लेते हैं एक तरह से अ वाले, जब ये जब समाप्त हो लेता है सबके साथ, अ का ई के साथ संबंध, अ का ऊ के साथ संबंध, अ का री के साथ ताल्लुक, अ का ए के साथ ताल्लुक, अ का ओ के साथ ताल्लुक, जब ये समाप्त हो लेते हैं तो फिर ई की बारी आती है। ई का किन किन स्वरों के साथ मेल होता है और फिर क्या परिवर्तन होता है, क्या बनता है, ये हम यण संधि में देखेंगे। यानी इसके बाद जो संधि की बात रही वो रही यण संधि। और एक संस्कृत में अयादि संधि है, अयादि। लेकिन मुझे लगता है कि अयादि संधि के बारे में बहुत, जब आगे चले जाएं बच्चे तो बता दें, वरना 10वीं 12वीं क्लास तक इसकी आवश्यकता नहीं है। और परीक्षाओं में ये पूछा भी नहीं जाता, बस केवल स्वर संधि, कहीं आगे जा कर के व्यंजन संधि की बात करते हैं। हम 2-3 उदाहरणों से जो हमारे सामने समस्या आई उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। लेकिन पहले अयादि संधि की एक बात कर लूँ उदाहरण के तौर पर। जैसे मान लिया हमने एक शब्द किया ने और अन, इसी से शब्द बनाया हमने नयन। नयन का हम सीधा सीधा प्रयोग करें, इसकी ज़रूरत नहीं है नयन। लेकिन मैं जिस बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ वो देखें, इस ने का अर्थ क्या है और इस अन का अर्थ क्या है। यानी सामान्य जन को पता ही नहीं ने के मायने क्या होते हैं, अन के मायने क्या होते हैं, वो नहीं जानता इस बारे में। फिर भी नयन शब्द बन गया। तो क्या संधि में अर्थवान शब्द होना जरूरी है? पहली बात। और यदि वो ऐसा नहीं है तो फिर मान लिया मैंने ये लिखा विद्या और मैं लिख दिया आलय, या मैं लिखा विद्या और मैं लिख दिया आलय। अब जो संधि का नियम है वो तो कहता है कि अ और आ मिलकर के आ हो जाएगा, विद्यालय बन जाएगा। यहाँ भी वही बात कहता है, विद्या है आ और अ मिलकर के शब्द बन जाएगा विद्यालय। लेकिन आप जो कॉपी देखते हैं बच्चों की तो इसको काट देते हैं कि नहीं ये तो गलत है। अगर ये सही है तो भला ये गलत क्यों है?
इस बात पर विचार करना चाहिए। मेरे सामने समस्या तब आई जब TCS, ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का किसी ने पेपर बनाया और उसने 4 ऑप्शन दिए, बस केवल एक था अंत वाला, विद्या जमा लय, ये बाकी सारे ऐसे शब्द थे जिनमें संधि हो जाती थी। तो मैंने मेरे भीतर जो मैं समझता था वो मैंने लिखा और मैंने कहा कि देखिए इसका तो विद्यालय नहीं बनता स्वर संधि में, लेकिन इनमें तो सभी में बन जाएगा। तो उसने वही बात कही जो हम कहते हैं कि इनका अर्थ नहीं है, अलय का कोई अर्थ नहीं है, विद्या का कोई अर्थ नहीं है। मुझे फिर लिखना पड़ा कि अर्थ के स्तर की यदि बात करेंगे तो ये सारी की सारी पऊ अक हम पावक बना लेते हैं। मुझे नहीं लगता पऊ का कोई अर्थ है या मुझे जानकारी नहीं है, मैं ये भी कह रहा हूँ, हो सकता है अर्थ हो कोई, लेकिन एक आम आदमी को जानकारी अक का क्या अर्थ है, तो प्रत्यय है। तो अगर वहाँ अर्थ की संगति नहीं है और फिर भी संधि है तो यहाँ ये बात क्यों नहीं। एक तो इस बात पर विचार करना है। आप प्रबुद्ध जन हैं तो सोचिए क्या ऐसे शब्दों की स्वीकृति हो, और यदि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाने पड़ें तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि नियम लागू होता हो। आप दीजिए मल्टीपल, लेकिन नियम लागू यदि होता है तो फिर बच्चे का दोष नहीं है, क्योंकि आपने सिखाया ये है कि जहाँ 2 स्वर होंगे वो दीर्घ हो जाएगा, या आ या आ या आ। ये चारों के चारों इनमें आपस में संधि हो जाएगी। उसी तरह ई की स्थिति है, दोनों ह्रस्व होंगी, ई बड़ी हो जाएगी, दोनों बड़ी होंगी, दीर्घ होंगी, तो उस दीर्घत्व में भी ई बन जाएगी। और एक ह्रस्व और एक दीर्घ है तब भी ई बन जाएगी, और एक दीर्घ और एक ह्रस्व है तो भी हो जाएगी। तो कम से कम मल्टीपल चॉइस में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो नियम उन पर लागू ना हो जाए। ऊ के साथ भी ये स्थिति होगी, री के साथ भी ये स्थिति होगी, तो हम उस पर विचार करेंगे। तो हमने ये देखा कि ये ह्रस्व स्वर हैं, ये दीर्घ स्वर हैं, ये गुण वाले स्वर हैं, ये वृद्धि। अच्छा, वृद्धि की एक और बात, कई बार मैंने ये पाया है कि हमारे मित्र इस वृद्धि के अवधारणा को, उस कॉन्सेप्ट को ठीक तरह से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। है क्या कि वृद्धि होती है बढ़ा हुआ, बहुत बढ़ा हुआ, उससे आगे की स्थिति नहीं है। तो ये 2 हैं, अ और आ, इन दोनों को वृद्धि होती है आ। अब बहुत सारे लोग ऐसा है जैसे वर्ष मन हमने लिखा, ये वर्ष और आगे इक लिख दिया, शब्द बन गया वार्षिक, ये बन गया। तो बताते क्या है वो, इस अ को दीर्घ हो गया। मेरा निवेदन इतना है, दीर्घ नहीं, वहाँ वृद्धि होती है। जहाँ जहाँ भी इक होगा वहाँ वृद्धि होगी। ये इक भी 2 तरह से बनता है, इस पर वृद्धि संधि में हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ दीर्घ नहीं है, ये आ दीर्घ का नहीं, ये वृद्धि का है। मैं मानता हूँ कि आ भी दीर्घ होता है, लेकिन ये जो बना है एक प्रत्यय के साथ, ये वृद्धि संधि का है, तो वृद्धि इसे मान के चलें। जहाँ अ होगा और आ होगा। अब जैसे मानिए हमने लिखा मास और हमने फिर इक लिखा, तो इसको जब शब्द बनेगा तो मासिक बना। इसका अर्थ तो ये हुआ कि यहाँ तो दीर्घ हुआ ही नहीं, पहले से दीर्घ था। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये वृद्धि हुई है, ये दीर्घ नहीं है। अ और आ, इन दोनों को आ वृद्धि होती है। ये जो वर्ण है ये वृद्धि का है, यहाँ इस संदर्भ में एक प्रत्यय के साथ। फिर है ई और दीर्घ ई और ए, इन तीनों को वृद्धि होती है
ऐसा, इन तीनों के लिए ये वृद्धि का चिन्ह है, ये वृद्धि होती है। और इसी प्रकार हम लिखे हैं उ, ओ, इन तीनों को वृद्धि होती है औ। बहुत सारे लोग औ बोलते हैं, ऐ औ ऐसा भी बोलते हैं, औ, और, औरत, कौन वगैरह। तो उ, और ओ, इन तीनों को अवृद्धि होती है। अब इसके माने ये हुआ कि वृद्धि के जो वर्ण हुए वो ये हमने ये आ, ए, औ, तीनों के तीनों ये वृद्धि के रूप हैं। स्वरों में जो वृद्धि होती है उसके ये रूप है। अब हम संधि की बात करते हैं। ये हम लिखते हैं स्वर संधि। तो एक बात तो ये हुई कि इसमें केवल और केवल स्वरों का मेल है। एक तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, व्यंजन होगा ही नहीं। और जब व्यंजन हो जाता है तो फिर रूप ही कुछ और। मैं एक उदाहरण में दूं, मैंने पहले भी एक बार कहा था, ये है शत। लेकिन कई लोग शत को ऐसा लिखते हैं। अगर मैंने यहाँ लिखा आयु, तो दीर्घ अ और आ दोनों मिलकर के शतायु ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ आयु लिखेंगे तो फिर शतायु नहीं होगा, ये त तो द में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा श दा यु। यानी स्वर संधि में इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अंतिम जो वर्ण है, अंतिम वर्ण, उसकी स्थिति क्या है। ये जो अकारांत है उसमें अ है तो स्वर संधि की संभावना है, आगे भी स्वर है तो। और यदि उस पर हल चिन्ह लगा है तो फिर वो स्वर संधि का नहीं होगा, फिर वो व्यंजन संधि में। ये व्यंजन है, वो स्वर है। इसलिए इसको हम कहते हैं अजंत, इसको कहते हैं हलंत। अच क्या होता है, हल क्या होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बात को हम समझ लें कि संधि करने से पहले या संधि विच्छेद करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो अंतिम वर्ण है वो स्वरांत होना चाहिए, वो स्वर वाला होना चाहिए, तब जाकर के स्वर संधि होगी। मैं अभी जो मैंने चर्चा की अर्थ की और नियम की, एक अच्छे अध्यापक को इन दोनों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी कभी वो संधि की बात करता है तो अर्थ पर बल दे या वो नियम पर बल दे। नियम जो आपने सिखाया है उसके मुताबिक यदि बच्चा काम कर रहा है तो हमारा कोई हक ही नहीं रहता कि हम उसे अंक ना दें। तो हम बराबर इस बात का ध्यान रखें। अब ये जो संधि है इसमें सबसे पहले हम कहते हैं दीर्घ संधि, दीर्घ, फिर कहेंगे गुण संधि, फिर कहेंगे वृद्धि संधि, जो अभी हमने ये लिखा था वृद्धि, फिर कहते हैं यण संधि जिस पर हमने विचार नहीं किया है, और उसके बाद हम कहते हैं अयाधि। तो 1 2 3 4 5 ये आगे और भी हैं वैसे, लेकिन वो संस्कृत में है। अय को हो जाता है, कोई उसकी हिंदी में लिखा भी नहीं जाता कि वो पूर्व रूप हो जाता है, पर ये विषय हमारा विस्तार पकड़ जाएगा। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अयादि को भी मैं फिलहाल ख़त्म कर रहा हूँ, अयादि भी नहीं। हम इन चारों पर चर्चा करेंगे। इनमें यहाँ तक केवल अ आ कि अन्य स्वरों के साथ क्या मेल हो सकता है, ये मैंने ये लिखा अ, इसी के साथ लिखा आ। इन दोनों का वो मेल होगा तो जाहिर है कि आ हो जाएगा।
जो अ और आ का मेल यदि ई से होगा तो ए हो जाएगा, यदि ऊ से होगा तो ओ हो जाएगा। ये हमारे पास एक नियम ऐसा चला आ रहा है, आ ई है और आ के साथ ये ई मिलेगी तो ए, इनके साथ ऊ मिलेगा तो ओ, और आ के साथ यदि ए मिलता है तो आई, ओ मिलता है तो औ। ये स्वर संधि के ये रूप बनते हैं, आ ई, री को हमने छोड़ दिया, ए ओ ये यहाँ तक आकर औ तक सारे स्वर समाप्त हो जाते हैं अ के साथ। उसके बाद ई की बारी आती है कि ई के सामने अ होगा तो क्या होगा, अगर ई के सामने ऊ होगा तो क्या होगा, री होगा तो क्या होगा, वो नियम यन संधि में जाएगा। तो हम शुरू से एक बार फिर स्वर संधि पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि और अंत में यन संधि पर आकर हम समाप्त कर देंगे। मित्रों, मैंने केवल 2 बातों पर बल दिया कि विसर्ग संधि की हिंदी में ज़रूरत नहीं है, कुछ शब्द हैं जो बने बनाए हैं उनको हम स्वीकार कर लेंगे जो कहता हूँ। अयादि संधि हिंदी में नहीं लगता, मैं जानता हूँ भवन क्या है, पवन क्या है, नायक क्या है, गायक क्या है, इसलिए सीधे सीधे उन्हीं शब्दों का प्रयोग हम करें। हाँ, यण संधि की जरूर ऐसी स्थिति है क्योंकि इसमें अशुद्धियाँ भी बहुत होती हैं। हम ये देखते हैं कि अनेक जगह, मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूं, ये लिखा मिलता है अत्याधिक। तो हमने ये अनुमान नहीं लगाया, इस बात की जानकारी नहीं प्राप्त की कि अधिक शब्द है, अधिक नहीं है। अधिक होता जैसे आवश्यक है तो अत्यावश्यक हो जाता। तो आ की स्थिति क्या है, अ की स्थिति क्या है, असामान्य होने पर क्या होगा, ऊ सामान्य होने पर, ये जो मेल है इस पर हम चर्चा करेंगे और बहुत सारे शब्दों को लेकर उदाहरण के साथ जो हमारी पाठ्य पुस्तकों में आते हैं उन शब्दों को लेकर विद्यार्थियों को सिखाएंगे कि कभी संधि विच्छेद करा लिया, कभी संधि करा ली, कभी कौन कौन से संधि के शब्द बने हैं छांट के दिखाइए। तो वो जो शब्द निर्माण का बहुत बड़ा गुण है कि उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, संधि हो, समास हो, तो इन चारों के बारे में एक तरफ हम शब्द के निर्माण की चर्चा करते हैं, दूसरी तरफ संधि में विशेष सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी। मित्रों, मैं एक सूचना और दे दूं आपको, ये हमारा एक सत्र समाप्त हो गया। आज 15 एपिसोड हो गए हैं। हो सकता है ये अब बंद करना पड़े, लेकिन इसकी जगह हमारा विचार ये है कि हमसे जुड़े हुए सारे अध्यापक, प्रबुद्ध विद्यार्थी या कोई और शिक्षण से जुड़े हुए लोग, वे अपने प्रश्न भेजें और उन पर हम एक वेबिनार करें। उनके उत्तरों को लेकर हम आपके सामने आएँ और ये कोशिश करें कि उनके समाधान से आपको संतुष्टि मिले। वो प्रश्न कहाँ भेजने हैं उसका मैं एड्रेस लिख रहा हूँ। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो निश्चित रूप से यहाँ हार्बर प्रेस में अपने प्रश्न भेजिए, या मैं अपना टेलीफोन नंबर भी लिखता हूँ, उस पर भी व्यक्तिगत तौर पर यदि कोई ऐसी बात होगी तो हम वहीं समाधान करने का प्रयास करेंगे। पहले हार्बर प्रेस।
इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।